अब हम लोग पल्लव राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। पल्लव इतिहास के अध्ययन के लिए हम साहित्य, विदेशी विवरण और पुरातत्व तीनों से उपयोगी सामग्रियां प्राप्त करते हैं। साहित्य की अगर बात करें तो पल्लव काल में संस्कृत तथा तमिल भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की गई। संस्कृत ग्रंथों में अवंति सुंदरी कथा तथा मत्तविलास प्रहसन का प्रमुख रूप से उल्लेख किया जाता है। शोंढलकृत अवंति सुंदरी कथा से पल्लव नरेश सिंह विष्णु तथा उसके समकालिकों के समय की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें मामल्लपुरम तथा वहाँ स्थित अनंत साई भगवान विष्णु की मूर्ति का भी उल्लेख हुआ है। मत्तविलास प्रहसन की रचना पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के समय का है। तमिल ग्रंथों में नंदी कलंबकम का उल्लेखनीय है, जिसमें हमें नंदीवर्मन तृतीय के जीवन वृतांत के बारे में पता चलता है। पल्लवकालीन कांची नगर के समाज और संस्कृति का विवरण भी इसमें प्राप्त होता है। पल्लव इतिहास के साधन के रूप में अगर बात करें हम लोग, तो जैन ग्रंथ लोक विभाग और बौद्ध ग्रंथ महावंश का बहुत विशेष महत्व है। प्रथम से हम नरसिंह वर्मन के राज्य तथा शासन का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह जो द्वितीय ग्रंथ है महावंश, उससे हम लोग प्रारंभिक पल्लव के जो शासक हुए हैं उनके तिथियों के बारे में पता चलता है। विदेशी विवरणों की अगर बात करें हम लोग, तो इसके अंतर्गत चीनी यात्री हुएनसांग के विवरण प्राप्त होते हैं। 640 ईस्वी में पल्लवों की राजधानी कांची की यात्रा पर आया था वह, और इस समय नरसिंह वर्मन प्रथम शासन करता था। वह उसे महान राजा बताता है। अगर पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो शिव स्कंद वर्मन के मैडवोलू तथा हिरहड़गल्ली के लेख उपयोगी हैं। ये प्राकृत भाषा के हैं। इनका काल सामान्य तौर पर 250 ईस्वी से लेकर के 350 ईस्वी तक माना जाता है। संस्कृति के लेख 350 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच के हैं। इनमें सबसे प्राचीन लेख कुमार विष्णु द्वितीय का केंदलूर दानपत्र तथा नंदीवर्मन का उदयंदिरम दानपत्र उल्लेखनीय है। सिंह विष्णु तथा उसके बाद के शासकों के इतिहास के लिए कशाकुड़ी दानपत्र, मंडक पट्टलेख, कूरम दानपत्र, गढ़वाल दानपत्र, बेलूर पाल्यम अभिलेख, उदयंदिरम दानपत्र, बहुर अभिलेख, पल्लवरम अभिलेख, पन्नमल्ले अभिलेख, वायलूर अभिलेख, बैकुंठ पेरुमाल अभिलेख इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके जो समकालीन चालुक्य और राष्ट्रीय लेख हैं, उससे भी पल्लव इतिहास पे कुछ प्रकाश पड़ता है। अब हम लोग अगर पल्लवों के उत्पत्ति और मूल निवास स्थान के बारे में बात करें, तो दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव राजवंश उसका राजनैतिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य की बात है कि इस वंश की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में कोई एक मत नहीं है, और आज भी उनकी उत्पत्ति गूढ़ पहेली बना हुआ है। C.R. मुदालियर, विसेंट स्मिथ, रामास्वामी आयंगर आदि विद्वान मानते हैं कि पल्लव एक प्राचीन तमिल जनजाति से संबंधित थे और श्रीलंका के दक्षिणी भाग में निवास करते थे। इनका संबंध चोल नागवंश से था। तोंड मंडलम के चोल शासक किल्विन ने श्रीलंका के मणिपल्लव शासक की नागवंशीय कन्या के साथ में विवाह किया था, और इस दंपति से टोंडईमान इलंतिरयन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बाद में तोंडई मंडलम का राजा बना और कांची को उसने अपना राजधानी बनाया था। ऐसा लगता है कि पल्लवों में उत्तर भारत के भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों और कांची के आसपास के राजवंशों के रक्त का सम्मिश्रण था।
पल्लवों के राजनैतिक तथा सांस्कृतिक उत्कर्ष का केंद्र कांची तो था, परंतु वे मूल रूप से वहाँ के निवासी नहीं थे। उनका मूल निवास स्थान तुंड मंडलम में था। पल्लवों के पहले कांची पर नागवंशी शासकों का अधिकार हुआ करता था। नागों को परास्त करके उन्होंने कांची के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कालांतर में उनका साम्राज्य उत्तर में पेन्नार नदी से दक्षिण में कावेरी नदी की घाटी तक विस्तृत हो गया और कांची उनकी राजधानी बनी रही। तो ये उनके मूल निवास स्थान और उत्पत्ति के विषय में बात हुई। अगर उनके प्रारंभिक शासकों की हम लोग बात करें तो पल्लवों के आरंभिक इतिहास की जानकारी जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि प्राकृत और संस्कृत अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। आरंभिक शासकों में सबसे प्रभावशाली राजा स्कंद वर्मन या नंदी वर्मन प्रथम, ये 4वीं शताब्दी ईस्वी का आरंभ था, इनका नाम लिया जा सकता है। कांची से 2 ताम्र दान पत्रों के अनुसार उन्होंने अग्निष्टोम और वाजपेय तथा अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर अपनी शक्ति का उत्कर्ष किया और तुंगभद्रा के कृष्णा नदियों द्वारा सिंचित प्रदेशों पर शासन करते हुए कांची को उन्होंने अपना राजधानी बनाया था। आरंभिक शासकों में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वह विष्णुगुप्त का है। इनका समय 4वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत में विजय करते हुए कांची के पल्लव राज विष्णुगुप्त को भी आत्मसमर्पण के लिए विवश किया था। समुद्रगुप्त की यह विजय यात्रा 4वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य भाग में हुई थी। आप लोग आराम से इसका नोट्स बनाइए। कोशिश है कि कोई भी पॉइंट इसमें छूटने न पाए। अन्य आरंभिक शासकों के नाम भी इन अभिलेखों में मिलता है जिन्होंने 350 से लेकर के 375 ईस्वी के मध्य में राज्य किया था। पर कठिनाई यह है कि इन राजाओं में कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ यह निर्धारित करना संभव नहीं है, क्योंकि पल्लवों के आरंभिक इतिहास को जानने के लिए उत्कीर्ण अभिलेखों के अतिरिक्त और कोई भी साधन हमें प्राप्त नहीं है। एक शक्तिशाली पल्लव राज्य का आरंभकर्ता सिंह विष्णु का नाम लिया जाता है और इनका शासनकाल 575 से लेकर के 600 ईस्वी अर्थात 25 वर्षों का शासनकाल माना जाता है। और इनके साथ पल्लवों के वैभव का भी आरंभ होता है। इसके बाद महेंद्र वर्मन होते हैं, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम होते हैं, फिर परमेश्वर वर्मन राजा होते हैं, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय राजा होते हैं, नंदी वर्मन होते हैं। लेकिन इनका चूंकि पल्लव शासन काल में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था, इसलिए इनके बारे में विस्तृत चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जो सिंह विष्णु हुए 575 से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में जो इनका शासनकाल था, पल्लवों का पहला प्रमुख राजा था। उसने अवन सिंह की उपाधि धारण की थी। एक वीर और बहुत बहादुर राजा था। उसने चेर, चोल, पांड्य, कलभ्र, मालव, मलय, सिंघल इत्यादि राजा को युद्ध में पराजित करके अपनी शक्ति का अभूतपूर्व विस्तार किया था। उसने मामल्लपुरम का आदिवराह का गुफा मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में सिंह विष्णु व उसकी 2 रानियों की प्रतिमा को स्थापित किया गया। अपने राज्य की सीमा कावेरी नदी तक विस्तृत कर लिया और उसकी सत्ता तमिल प्रदेश में पूरी तरह से स्थापित हो गई। इसके बाद हम लोग महेंद्र वर्मन प्रथम की चर्चा करते हैं, जो 600 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी तक शासनकाल था। ये सिंह विष्णु के उत्तराधिकारी थे। उनमें विचित्र चित्त अर्थात विलक्षण बुद्धि वाले थे, धनी थे। मत्त विलास अर्थात आनंद में डूबा हुआ, गुण भर मतलब गुणों से परिपूर्ण, चैत्यकार अर्थात चैत्य बनाने वाला, चित्रकार पुल्ली अर्थात चित्रकारों में चिता, शत्रुमल, ललिता अंकुर, अवनिभाजन, संकीर्ण जात आदि उपाधि उन्होंने धारण किया था। पल्लव चालुक्य
संघर्ष का श्री गणेश भी इसी समय होता है। इनका समकालीन चालुक्य जो बादामी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय थे, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण करके पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबे समय तक चलने वाला राजनीतिक संघर्ष का आरंभ किया, श्री गणेश किया। पुलकेशिन द्वितीय एक महान विजेता था, ये चर्चा किया जा चुका है। उसने पल्लवों की बढ़ती शक्ति से आशंकित होकर के महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। कसकुंडी ताम्रपत्रों से पता चलता है कि किसी युद्ध में महेंद्र वर्मन प्रथम ने भी पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया था, पर इसमें संदेह नहीं है कि चालुक्य सम्राट पल्लवों को परास्त करके उनके अनेक प्रदेशों पर स्थिर रूप से अपना आधिपत्य जमाए थे। बेंगी को पल्लवों से जीतकर पुलकेशिन द्वितीय ने अपने छोटे भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया और इस प्रदेश के चालुक्य शासक ही आगे चलकर वेंगी के पूर्वी चालुक्य के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा परास्त होने पर भी महेंद्र वर्मन प्रथम कांची में अपनी स्वतंत्र सत्ता को कायम रखने में सफल रहे। कला व साहित्य को इन्होंने संरक्षण दिया था। महेंद्र वर्मन प्रथम बहुत इसको महत्व देते थे, उसने कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। मंदिर स्थापत्य कला की अगर बात करें तो द्रविड़ शैली का श्री गणेश पल्लव काल में ही हुआ और इसे आरंभ करने का श्रेय महेंद्र वर्मन प्रथम को जाता है। उसने ब्रह्मा विष्णु महेश के बहुत से मंदिर अपने राज्य में बनवाए और चैत्यकार की उपाधि धारण की। वह कविता और साहित्य का भी प्रेमी था। उसकी नाट्य रचना मत्त विलास प्रहसन उसकी काव्य प्रियता का उदाहरण है। इसमें एक कापालिक एवं उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षुणी एवं पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी के माध्यम से तत्कालीन शैव और बौद्ध धर्मों में प्रचलित तंत्रवाद तथा पंचमकारों के गुण दोषों का वर्णन किया गया है। महेंद्र वर्मन प्रथम को भगवद्गीता नामक प्रहसन ग्रंथ का भी लेखक माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संस्कृत के महाकवि भारवी पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के राज्याश्रय में रह करके किरातुर्जुनियम की रचना की थी। फिर धर्म सहिष्णु भी थे ये राजा। आरंभ में इसकी अभिरुचि जैन धर्म में थी, बाद में नयनार संत अप्पर के प्रभाव में आकर के इन्होंने शैव मत को अपनाया था। उसने वैष्णव धर्म को भी प्रश्रय प्रदान किया था। अब नरसिंह वर्मन महामल्ल या मामल्ल भी इनको कहा जाता है। 630 से लेकर के 668 ईस्वी अर्थात 38 वर्षों तक इनका शासनकाल था। महेंद्र वर्मन के ये पुत्र थे, उसके उत्तराधिकारी बनते हैं और पल्लव चालुक्य का जो संघर्ष का श्री गणेश हुआ था वो कंटिन्यू रहता है, वो चलता रहता है। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अपने पिता की पराजय के अपमान का बदला लेने के लिए उसने प्रतिज्ञा की। पल्लवों की सैन्य शक्ति को पुनः संगठित करके उत्तर दिशा में विजय की यात्रा आरंभ करता है और चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्धों, परयाल युद्ध, सूरमार युद्ध और मणिमंगलम के युद्ध में बुरी तरह परास्त करता है। इस सफलता से उत्साहित होकर के नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी पर आक्रमण करके बादामी पर कब्जा कर लिया। अब नरसिंह वर्मन प्रथम की सेना के साथ युद्ध करते हुए पुलकेशिन द्वितीय जो बहुत बड़ा राजा था, जो बहुत बड़ा महान चालुक्यों का शासक हुआ था, उसको वीर गति प्राप्त होती है संभवतः 642 ईस्वी में। प्रतापी चालुक्यों को परास्त करके उनकी राजधानी को जीत लेना नरसिंह वर्मन प्रथम के जीवन का सबसे गौरवमयी घटना बन जाता है और इसके लिए उसने वातापी जीतने के उपलक्ष्य में वातापी कोंड अर्थात वातापी का विजेता और महामल्ल या मामल्ल की उपाधि अपने नाम के साथ में जोड़ता है। एक और दृष्टि से भी नरसिंह वर्मन प्रथम की उल्लेखनीय सफलता मानी जा सकती है।
नरसिंह वर्मन प्रथम इकलौता पल्लव शासक था जिसने चालुक्यों पर चढ़कर आक्रमण किया, वरना बाकी मौकों पर तो पल्लवों की मूल चिंता चालुक्यों को अपने राज्य से वापस धकेलने तक सीमित हुआ करता था। अगर उसके अन्य विजय की बात करें तो चेर, चोल, पांड्य एवं कदम्ब शासकों को भी उसने पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। उसने सिंहल या श्रीलंका के राजा मानववर्मन, मानववर्मन या उन्हीं का नाम मानवम भी कहा जाता है, नरसिंह वर्मन को चालुक्यों को हराने में मदद की थी। उसको गद्दी प्राप्त करने में नौसैनिक सहायता प्रदान की। ह्वेनसांग का कांची आगमन का जो निवास है नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ये आया था। उसने कांची के राजा और वहाँ के प्रजा की प्रशंसा की है। उसने पल्लव प्रदेशों के रत्नों का आकार कहा है। कला के संरक्षक रूप में नरसिंह वर्मन प्रथम साहित्य और साहित्यकारों का संरक्षक था, ये हम चर्चा किए भी हैं पूर्व में। उसके राजाश्रय में रह करके महाकवि दंडिन ने काव्यादर्श व 10 कुमार चरित की रचना की। नरसिंह वर्मन प्रथम की एक उपाधि महामल्ल या मामल्ल भी था, जैसा कि हमने चर्चा किया। इसी को लेकर के उसने महामल्लपुरम या मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नामक नए नगर की स्थापना की। इस नगर में उसने अनेक विशाल मंदिरों का निर्माण कराया। धर्मराज मंदिर अब तक विद्यमान है, उसके गौरव व महत्ता का साक्षी है। उसने द्रविड़ शैली के जिस रूप का आरंभ किया उसे उसके नाम पर मामल्ल शैली कहा जाता है। इसके बाद फिर महेंद्र वर्मन द्वितीय राजा बनते हैं, जो 668 से 670 2 वर्ष के लिए होते हैं। मगर पल्लव चालुक्य संघर्ष में उसे पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम के हाथों जान गंवानी पड़ती है। फिर परमेश्वर वर्मन प्रथम जो 670 से 695 ईस्वी के बीच में शासन करते हैं। महेंद्र वर्मन द्वितीय की हत्या के बाद ये राजा बनते हैं। पल्लव चालुक्य संघर्ष इनके समय में भी चलता रहा। परमेश्वर वर्मन के राज्यकाल की सबसे प्रमुख घटना है पल्लव चालुक्य संघर्ष। परमेश्वर वर्मन प्रथम का समकालीन चालुक्य सम्राट विक्रमादित्य प्रथम था, जो पुलकेशिन द्वितीय के समान ही वीर और विजेता था। उसने न केवल वातापी को पल्लवों की अधीनता से मुक्त किया, अपितु परमेश्वर वर्मन प्रथम को युद्ध में बहुत बुरी तरह पराजित करके कांची पर अपना अधिकार कर लिया। पर जिस प्रकार पल्लव लोग वातापी पर स्थायी रूप से शासन नहीं कर सके, वैसे ही चालुक्य भी कांची को बहुत देर तक अपनी अधीनता में नहीं रख पाए। शीघ्र ही परमेश्वर वर्मन प्रथम अपनी दैत्य शक्ति को पुनः संगठित करता है और पेरुवडनल्लूर के युद्ध में चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम को पराजित करके उसको भागने पर मजबूर कर देता है और इस प्रकार उसने अपनी पराजय का बदला ले लिया। साहित्य और कला को संरक्षण के रूप में अगर बात करें तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने विद्या विनोद पल्लव महेश्वर की उपाधि धारण की। उसके समय में मामल्लपुरम का प्रसिद्ध गणेश जी का जो मंदिर है उसका निर्माण हुआ। फिर नरसिंह वर्मन या राज सिंह जो 695 से 720 ईस्वी तक शासक हुए, इनका समय आता है। परमेश्वर वर्मन प्रथम के प्रताप और पराक्रम से पल्लवों की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 7वीं सदी ईस्वी के अंत में उसके मरणोपरांत नरसिंह वर्मन द्वितीय कांची की राजगद्दी पर बैठा तो उसे किसी बड़े युद्ध से जूझने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतना उनका जो है शक्ति स्थापित हो चुका था, इतना जो पड़ोसी थे भयाक्रांत थे इनसे कि इनके ऊपर किसी भी तरह का आक्रमण करने का इन्होंने साहस नहीं किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल शांति व व्यवस्था का काल माना जाता है और इसीलिए वह अपनी शक्ति को निश्चिंतता पूर्वक मंदिरों के निर्माण में लगाया। कांची का कौशलनाथ मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर या राज सिंहेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। वह ऐरावतेश्वर के विशाल मंदिर, मामल्लपुरम के अनेक प्रसिद्ध मंदिर उसी के ही बनवाए हुए हैं। उसने संस्कृत भाषा एवं साहित्य को बहुत संवर्धित किया
आगम प्रिय यानी धार्मिक पुस्तकों का प्रेमी की उसने उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में घटिका संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। वह संगीत का भी संरक्षक था। उसकी उपाधि वाद्य विद्याधर, वीणा नारद, अंतोतय तुम्बूर इस बात का परिचायक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन में भी भेजा था, संभवतः ये 720 ईस्वी की बात है। फिर परमेश्वर वर्मन द्वितीय राजा बनता है, ये 720 से 730 ईस्वी के बीच में इसका शासनकाल रहा। परमेश्वर वर्मन द्वितीय को चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय से अपमानजनक संधि करनी पड़ी, और जब उसने इसका प्रतिकार करने का प्रयास किया तो चालुक्यों के सहयोगी गंग नरेश ने उसे युद्ध में पराजित करके मार डाला। फिर नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 795 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की हत्या के बाद राज सत्ता के लिए गृह कलह छिड़ जाता है। गृह कलह का अंत करने के लिए प्रजा के प्रतिनिधियों ने नंदिवर्धन पल्लव मल को 12 वर्ष की अल्पायु में शासक बनाया। वह पल्लवों की दूसरी सखा सिंह विष्णु के भाई भीम का वंशज था, उससे संबंध था। पल्लव चालुक्य संघर्ष चलता रहा। पल्लवों को परास्त कर कांची पर अपना अधिकार स्थापित करने वाले इस वीर चालुक्य नरेश का नाम विक्रमादित्य द्वितीय था। और नंदिवर्मन द्वितीय ने पल्लवों की सैन्य शक्ति को पुनः संगठित किया और कांची को चालुक्यों की अधीनता से फिर मुक्त करा लिया। अब पल्लव चालुक्य संघर्ष का पल्लव राष्ट्रकूट संघर्ष में फिर रूपांतर हो जाता है। नंदिवर्मन द्वितीय के समय में भी एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया। पल्लव चालुक्य संघर्ष का रूप अब बदलकर पल्लव राष्ट्रकूट संघर्ष के रूप में हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 8वीं सदी के मध्य में दंत दुर्ग ने बादामी के चालुक्य की सत्ता का अंत कर दिया और मान्यखेद, ये कर्नाटक में है, के राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। इस प्रकार राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों का स्थान ले लिया। राष्ट्रकूट सत्ता का संस्थापक दंत दुर्ग ने 750 ईस्वी में आक्रमण करके कांची पर अपना कब्जा कर लिया, किंतु शांत समझौते के फलस्वरूप अपनी पुत्री रेवा का विवाह नंदिवर्मन द्वितीय के साथ करने के बाद वापस चला गया। नंदिवर्मन द्वितीय का उत्तराधिकारी पुत्र नंदिवर्मन का जन्म इसी राष्ट्रकूट राजकुमारी रेवा से हुआ और इस वैवाहिक संबंध के बावजूद आगे पल्लव राष्ट्रकूट संघर्ष जारी रहा। अन्य विजयों की अगर हम लोग बात करें तो निस्संदेह नंदिवर्मन द्वितीय बहुत वीर और महत्वाकांक्षी राजा था। वह केवल पल्लवों की स्वतंत्रता करके सत्ता स्थापित करके संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु दक्षिण दिशा में विजय यात्राएं करके चोल व पांड्य देशों में भी उसने अपनी शक्ति का परिचय दिया। कला और साहित्य की अगर बात करें तो नंदिवर्मन द्वितीय के काल में कला तथा साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति होती है। नंदिवर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा संभवतः बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का भी निर्माण करवाया। यह बात उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध विद्वान एवं भक्त तिरुमाल आलवार उसके शासनकाल में ही हुए थे। नंदिवर्मन द्वितीय के उत्तराधिकारियों के नाम है दंतिवर्मन, ये 795 से 845 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिर नंदिवर्मन तृतीय होते हैं, ये 845 से 866 ईस्वी के बीच में शासन करते हैं। ये तमिल कवि पेरुंदेवनार महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में अनुवाद करने वाले हैं, उनके संरक्षक हैं। शक्तिशाली बेड़े की सहायता से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से भी संपर्क स्थापित करने में इनका नाम लिया जाता है। फिर नृपतुंग वर्मन, ये 866 से लेकर के 879 तक रहे और फिर अपराजित होते हैं और 879 से 897 ईस्वी तक द्रविड़ वास्तुकला के अपराजित शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। पल्लव शक्ति के अगर अंत की बात करें हम लोग तो इसमें संदेह नहीं कि नंदिवर्मन द्वितीय पल्लव राज्य की शक्ति को पुनः स्थापित करने में समर्थ हुए थे, पर उनका कार्य देर तक स्थिर नहीं रह पाया। पल्लव राज्य को अपने अस्तित्व के लिए उत्तर दिशा में
राष्ट्रकूट और दक्षिण दिशा में चोलों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रकूट राजा बड़े प्रतापी और महत्वाकांक्षी थे और उत्तर व दक्षिण दोनों दिशाओं में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील थे। इनके सुप्रसिद्ध राजा गोविंद तृतीय ने दक्षिण के विजय करते हुए कांची पर भी आक्रमण किया और 9वीं सदी ईस्वी के प्रथम चरण में पल्लवों को बुरी तरह परास्त किया। पल्लवों को न केवल उत्तर की ओर किए जाने वाले आक्रमणों का ही सामना करना पड़ा, अपितु दक्षिण की जोर से चोल के विस्तारवादी हमलों से भी निपटना था। चक्के के इन दो पाटों के बीच में फंसे पल्लव राज्य के लिए अपनी स्वतंत्र सत्ता को कायम रखना संभव नहीं रहा। 9वीं सदी ईस्वी के अंत में 897 ईस्वी में चोल नरेश आदित्य प्रथम ने अंतिम पल्लव नरेश अपराजित को पराजित करके कांची पर कब्जा कर लिया और पल्लव राज्य की स्वतंत्रता सदा के लिए अंत हो जाता है। अब हम लोग पल्लवों के प्रशासन के बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो इसमें पल्लवकालीन प्रशासन की बात होगी, उनके समय में सामाजिक स्थिति क्या थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कला के बात करेंगे, मंदिर स्थापत्य कला के बारे में बात होंगी और इस तरह से उनके संस्कृतियों की बात करके और फिर हम लोग मदुरा के पांड्य के बारे में बात करेंगे और मदुरा के पांड्य के साथ ही जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है उसके अनुसार फिर ये प्राचीन भारत का समापन होगा और हम लोग समानांतर में मध्यकालीन भारत भी जो जनरल स्टडीज़ के परिप्रेक्ष्य से है उसको शुरू रखेंगे और जो ऑप्शनल के छात्र हैं उनके करीब 15-20 और लेक्चर होंगे जो मैंने पहले बताया था, थोड़ा विस्तार के साथ में वो इसमें ऐड होगा जो वैकल्पिक विषय के छात्र हैं इतिहास के उनके लिए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह से गुरुकुल 57 से जो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के लिए प्रयत्नशील है और कोशिश ये है कि जो आवश्यक और बुद्धिमत्तापूर्ण लोग हैं उन तक हमारी बात पहुँचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।